हेलो चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मानो पिछली वीडियोस में मैंने आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब लीनियर मोमेंटम मैंने एक्सप्लेन किया था, मतलब क्या होता है, उसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं, ये सभी चीजें मतलब उनकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है, ये सभी चीजें मैंने क्या की थी, एक्सप्लेन की थी पिछली वीडियो में। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि भाई कैसे कैसे डिफरेंट केसेस हो सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके कुछ न्यूमेरिकल बढ़िया न्यूमेरिकल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नीट में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, जेई में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, ये सारे क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर देखोगे तो आपको मजा आएगा कैसे इसके न्यूमेरिकल के साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। मतलब अगर मान लो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो कृपया पिछली वीडियो जरूर देखना, वहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको क्या है कि इजीली न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने देखी है तो साथ साथ में मतलब वीडियो को पॉज करके और खुद ट्राई करते जाना न्यूमेरिकल को। अगर नहीं होगा तो फिर इसका क्या देखना, सोल्यूशन देखना, मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते जाना और करते जाना है ना, न्यूमेरिकल खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है डील। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो फिर तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं तो फिर बाद में मैं इसका सोल्यूशन करके बताता हूं। चलो, आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई कैसे इसका सोल्यूशन होता है। पहले तो हमें समझना जरूरी है कि भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किसके मतलब कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर। पढ़ के देखो, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड बाय द गन ऑफ मास 20 ग्राम है, 20 किलोग्राम है। तो सिंपल सी बात है सर, गन वाला केस है, तो आपने समझाया था पीछे भी कि जो गन वाला केस होता है वो जनरली क्या होता है आपका, है ना, जनरली क्या होता है वो एक्चुअल में किसका केस होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या क्या होता है, केस होता है। मुझे पता है कि सर ये गन है, गन में से एक बुलेट निकल रही है, मान लो ये बुलेट है आपकी, ये बुलेट निकल रही है, तो गन का मास कितना दिया है, मान लो आपको 20 किलोग्राम दिया है, और जो बुलेट दी है, बुलेट का मास कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। ये आपका क्या दिया है, मास दिया है। इनिशियली अगर बात करें तो मेरे को पता है कि जब हमने मान लो गन को, मान लो क्या है कि भाई गन मान लो चलाई नहीं है, अगर नहीं चलाई तो सर इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 होगी, इसकी इनिशियल स्पीड भी क्या होगी, 0। इनिशियली बात करें, इनिशियली जब मान लो सब चीजें क्या है, अभी हमने क्या है बंदूक को गोली चलाई नहीं है, अगर बुलेट फायर नहीं किए तो इनिशियली दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ध्यान से देखो, जब आप गन चलाते हो तो मेरे को पता है कि सर जब गन चलाते हैं तो मेरे को पता है बुलेट इधर को जाती है, तो इधर की कोई ना कोई वेलोसिटी दी होगी। देखो, इफ स्पीड ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब फाइनल है ना, जब मान लो आपने बुलेट चलाई तो फिर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इनिशियली तो वो 0 थी, बट जब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी उसे v कहते हैं, तो v की वैल्यू कितनी दी, 100 मीटर पर सेकंड आपको क्या दी है, वैल्यू दी है। उसके आगे पढ़ो कि भाई इफ द स्पीड ऑफ बुलेट इज इनफ, व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ क्या होगा, गन होगा। तो मेरे को पता सर आपने पीछे समझाया था कि जब आप बुलेट आगे को चलाते हो तो क्या होता है, जो गन होती है वो पीछे की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो जो पीछे की तरफ मूव के मान लो उसकी वेलोसिटी को हम बड़ा v कह देते हैं, उसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आपका क्या है, केस है। तो यार सर मुझे कैसे पता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का केस है, तो मैं अगर आपको पूछूं कि जब स्टार्ट किया था ना, जब मोशन स्टार्ट किया था, तो मान लो पहले बताओ कि भाई इस मान लो क्या है कि भाई गन के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, मान लो आपका आंसर होगा सर F एक्सटर्नल या F नेट की वैल्यू, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ध्यान से देखो कि भाई इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर एक्सटर्नल का मतलब बाहर से फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। जब आपने ट्रिगर दबाया अंदर से ही कुछ जनरेट हुआ जिसकी वजह से बुलेट क्या हुई, फायर्ड हुई, तो बाहर से हमने कोई भी फोर्स नहीं
नहीं लगाई तो नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो हो तो मेरे को पता कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब वैलिड होता है या कब लगता है, जब नेट फोर्स जो होती है मान लो सिस्टम की वो क्या होती है, जीरो होती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम LCM, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है सर, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम होता है। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, ये भी याद रखना है, ये किसकी बात हो रही है, सिस्टम की। सिस्टम मतलब बुलेट और मान लो गन दोनों की बात हो रही है इकट्ठे की। तो सिंपल सी बात है सर, लीनियर मोमेंटम ऑफ मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि भाई आपका क्या होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, तो सर सिस्टम में कौन कौन आता है, देखो गन आती है और मान लो बुलेट आती है। तो ये पहला केस है स्टार्टिंग वाला, जब हमने गन फायर नहीं की, ये आपका क्या है दूसरा केस है जब आपने गन क्या कर दी, फायर कर दी, ठीक है। तो मान लो स्टार्टिंग में इसको इधर लिख लेते हैं, इसकी स्पीड भी जीरो है इनिशियली, इसकी स्पीड भी जीरो है। तो मेरे को पता है कि सर मान लो ये दूसरा केस हो गया जब आपने अपने बुलेट को क्या कर दिया, फायर कर दिया। तो देखो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर इस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब मान लो हम कब क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो लगाओ इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो सर इस पे लगाएंगे तो मेरे को पता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कौन कौन आ रहा है सर, ये गन भी आ रही है, ये बुलेट भी आ रही है। तो गन का मोमेंटम लिखो, तो गन का मास हमने कितना माना है, देखो गन का मास मान लो आपने कितना माना, देखो 20 दिया है, 20 दिया है, और बुलेट का मास कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। तो यहाँ पे लिखो सर गन का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, तो इनिशियली है ना m, इनिशियल वेलोसिटी गन की कितनी है सर, जीरो है। तो गन का मास कितना है, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में है, 10 की पावर -3 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, वो भी क्या है, जीरो है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, सिस्टम मतलब गन और बुलेट दोनों का क्या होगा, तो सर गन का मास कितना है, देखो 20 किलोग्राम, तो यहाँ पे 20 आएगा इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो सर वेलोसिटी आपको पता है कितनी वेलोसिटी से वो पीछे गई, नहीं पता, प्लस क्या होगा, प्लस मतलब उसके बाद बुलेट, तो बुलेट का मास कितना है सर 20 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना होता है, तो 10 पावर -3 लगता है, उसके साथ वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, बुलेट होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई क्या होगा, अगर मान लो लिखना चाहे फॉर्मूले की टर्म में mv प्लस क्या होगा ना, mu इनिशियल वेलोसिटी, उसके साथ प्लस क्या होगा mu, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, mv होएगा इनटू क्या होएगा, स्मॉल m इनटू क्या होएगा, v होएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर वैल्यू की टर्म में लिख दिया, आपको पता है। अब मैं यहाँ से समझा रहा हूँ बार बार, आगे मैं लिखूंगा नहीं। देखो हमेशा जो इनिशियल मोमेंटम होता है गन वाले सिस्टम का, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो डायरेक्टली दिमाग में रखना है कि भाई गन चल नहीं रही तो उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। आगे केसेस में मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये जीरो हो गया, अब इसको सोल्व कर लो, 20 इंटू वी हो गया, तो 10 रेज़ टू पावर -3, तो मेरे को पता है सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। देखो 10 रेज़ टू पावर 2, तो ध्यान से देखो कि भाई जब इसको रीअरेंज करोगे तो इधर क्या आ गया सर 20v हो गया, तो ये उधर चला गया, -20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 प्लस 2, बेस से पावर ऐड हो गई, तो सर 1020v इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस बेस इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। तो मेरे को पता है कि सर -1 का मतलब होता है बटे 10, ये इससे कैंसिल हो गया। तो जब इसको इससे काटोगे तो कितने पे गया, 10 से, तो सर v की वैल्यू इधर कितना बना 1, तो सर 10 इसके साथ मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -1/10, तो -1/10 मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में मान लो गन क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो नेगेटिव साइन का मतलब है गन बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखो गन इधर को जा रही है, बुलेट किधर को जा रही है, इधर को जा रही है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आराम से समझाया। क्यों समझाया, कि आपको बातें सभी क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब अप्लाई करना है। दूसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब दो चीजों का मोमेंटम, या दो या जितनी भी चीजें दी हैं उन सभी के मोमेंटम का प्लस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। मतलब सिस्टम में जो भी होगा, दो चीजें होंगी, तीन चीजें होंगी, चार चीजें, उन सभी के फाइनल मोमेंटम के सम के क्या होता है, बराबर। कब होता है, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। तो बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लो खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करोगे, डील करोगे।
चलो मान लो अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिखो और खुद ट्राई करना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये मान लो पढ़ के देखो कि भाई क्या समझ आता है, फिर इसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। कहता है मैन ऑफ, मान लो क्या है 60 किलोग्राम इज रनिंग ऑन ए रोड एंड सडनली, पहले क्या है पहला केस बना लेते हैं कि भाई मान लो कि भाई एक आदमी है वो कितनी स्पीड से चल रहा है 60 किलोमीटर, किलोमीटर से नहीं किलोग्राम, 60 किलोग्राम का क्या है मास, मान लो आदमी है वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, मैन इज रनिंग ऑन ए रोड विद सडनली जंप इनटू द स्टेशनरी ट्रॉली। तो मेरे को नहीं पता कि कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, मान लो इसकी इनिशियल स्पीड है ना, इसकी इनिशियल स्पीड को लेट कर लेते हैं u, इसकी क्या है इनिशियल स्पीड जिससे वे भाग रहा है। ठीक है, उसके बाद साथ में आपको क्या दिया है, एक ट्रॉली दी है, मान लो ये ट्रॉली हो गया, ट्रॉली की बात कर रहा है स्टेशनरी ट्रॉली, स्टेशनरी ट्रॉली मतलब इसकी इनिशियल मान लो स्पीड कितनी दी है 0, मान लो इसको u1 कह देते हैं, इसको u2 कह देते हैं, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो सर इसकी इनिशियल स्पीड 0 हो गई इनटू स्टेशनरी ट्रॉली, कार ऑफ मास कितना होगा 120 किलोग्राम होगा। तो सिंपल सी बात है सर 120 किलोग्राम है, देन द ट्रॉली स्टार्ट मूविंग। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि आदमी जब मान लो ट्रॉली के ऊपर कूदा तो उसकी ट्रॉली की स्पीड मान लो ट्रॉली चलना क्या कर गई स्टार्ट कर गई। तो सिंपल सी बात है सर दूसरा केस क्या होएगा, मान लो ये तो स्टार्टिंग वाला हो गया, अब आदमी इस पर कूद चुका है, जब इस पे कूदा होगा तो इसके ऊपर आ गया है ना, आदमी इसके ऊपर आ गया, तो कहता है कि भाई ट्रॉली जो है वो कितनी वेलोसिटी से चलना स्टार्ट हो गई, 2 मीटर पर सेकंड से चलना क्या हो गई स्टार्ट हो गई। देन द वेलोसिटी ऑफ रनिंग मैन वाज डैश मीटर पर सेकंड व्हेन ही जंप्स द क्या होगा कार होगा। तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब जब इसने इसके ऊपर छलांग लगाई, मान लो लेट कर लिया u1, तो बताओ ये u1 कितनी हो गई जब उसने इसके ऊपर छलांग लगाई, तो वो उसकी वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो सर मेरे को कहते हैं पता चलेगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो कि जब ये भाग रहा इसके ऊपर कोई बाहर से, मान लो इसको सिस्टम मान ले, पूरे को सिस्टम माने, इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रही एक्सटर्नल फोर्स, तो आपका आंसर होगा सर एक्सटर्नली तो कोई फोर्स नहीं लग रही, जब ये भाग रहा भागने के बाद अंदर से ही मान लो उसकी एनर्जी यूज हो रही है, या उसके बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही, ना तो इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रही ना इसके ऊपर, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है। तो सिंपल सी बात है जब ये इसके ऊपर कूदा होगा, जब ये इसके ऊपर जंप लेके इसके ऊपर क्या होगा, तो जब इसके ऊपर गया तो इसके ऊपर कोई नेट फोर्स है, तो आपका आंसर होगा सर नेट फोर्स तो तब भी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा है। जब इसके ऊपर कूदा ट्रॉली चलना स्टार्ट हो गई तो ट्रॉली ने किसी ने ट्रॉली को धक्का थोड़ा दिया, वो तो अंदर से ही कुछ जनरेट हुआ जिसकी वजह से ट्रॉली चलना स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0। तो सिंपल सी बात है नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम किस किस का सर, पहले तो इसका लेना है, इनिशियली क्या कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, फाइनली क्या कंडीशन है ये, तो इसका इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। सिस्टम मतलब होता है दोनों को इकट्ठा करना है, तो दोनों को लिखे ना, इसके अंदर कौन कौन है, ये और ये दोनों है, तो इन दोनों को ऐड करो। तो सर सबसे पहले मान लो इनिशियल मास है ना, ऐसे लिख लेते हैं m1 u1 उसका हो गया प्लस m2 u2 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया। अब दूसरा केस देखो कि दूसरे केस में अगर मैं आपको पूछूं कि भाई मास, तो सिंपल सी बात है जब आदमी इसके ऊपर आया तो सर इन दोनों का मास इकट्ठा होगा, तो इन दोनों का मास कितना हो गया, मान लो एक का m1 माना है दूसरे का m2 माना है ना, इसके ऊपर ये दोनों इकट्ठे हैं, तो इकट्ठे होंगे तो पूरा सिस्टम का मास कितना है m1 प्लस m2 हो गया इनटू क्या हो गया वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को मान लो क्या कह देते हैं v कह देते हैं, v कह देते हैं, तो इधर v आ गया। अब वैल्यू पुट करो तो
देखो m1 मतलब इनिशियली मास, मतलब इसके मास को हमने m1 कहा है, इसके मास को हमने क्या कहा है m2 कहा है। तो सिंपल सी बात है सर, m1 मास ऑफ मैन का मास कितना है 60 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो हमें पता नहीं। उसके बाद सर m2 कितना है 120 किलोग्राम। u2 मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इधर आ जाओ m1 प्लस m2, इसका मतलब 60 प्लस 120 हो गया इंटू v दिए। फाइनल वेलोसिटी कितने से चलना स्टार्ट हो रहा है 2 से चलना स्टार्ट हो रहा है। बस इसको पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ये 60 u1 हो गया तो ये तो 0 हो गया ना। इधर देखो 180 हो गया, 180 गुना कितना हो गया 2। तो सिंपल सी बात है सर u1 इज इक्वल टू 180 गुना 2 बटा कितना हो गया 60, 60 3 180, तो u1 की वैल्यू कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड इसकी क्या होगी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ये आप एक्चुअल में जेई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेई 2022 में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आ रहा है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे अप्लाई करना है तो ये क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल क्या था, आसान था। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो उससे अगला क्वेश्चन करते हैं। वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही केस है, उसे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करे जाना। तो जब खुद ट्राई करोगे तो फिर आपको बातें अपने आप क्या आती जाएंगी, समझ आती जाएंगी। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन अगला, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा। रीड करो जल्दी जल्दी। कहता है मैन ऑफ मास मान लो 62 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी बोर्ड ऑफ मास 238 किलोग्राम। तो सिंपल सी बात है सर, पहला सिस्टम क्या है, मान लो एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर है ना, ये बोर्ड हो गई, मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर एक आदमी खड़ा है, स्टैंड कर है। मान लो इनिशियली ये क्या है, सभी चीजें क्या है, रेस्ट पे है। तो सिंपल सी बात है सर, ये रेस्ट पे है, तो सिंपल सी बात है इसकी वेलोसिटी को u1 कह देते हैं, u1, इसके मास को m1 कह देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी है सर, 238 दी है। उसके बाद मेरे को पता है आदमी, तो आदमी की इनिशियल वेलोसिटी को u2 कह देते हैं, वो भी क्या है 0 है। तो इनिशियली अगर 0 है तो सिंपल सी बात है सर, इसका मास कितना दिया है, आदमी का मास भी दिया है आपको 62 किलोग्राम, 62 किलोग्राम। इसको हम क्या कह देते हैं, m2 कह देते हैं। ठीक है, तो m2 की वैल्यू 62 किलोग्राम। आगे बढ़ोगी भाई, क्या बोला है, द मैन इज कैरिंग ए स्फीयर। ओ मान लो एक और आगे बात हो गई, मान लो आदमी ने अपने हाथ में एक स्फीयर भी पकड़ा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर उसने क्या पकड़ा है, एक गोला पकड़ा है, स्फीयर पकड़ा है। तो यहाँ पे उसने क्या है, एक मान लो क्या है, बॉल पकड़ी है, स्फीयर टाइप क्या पकड़ी है, बॉल पकड़ी है। तो सिंपल सी बात है सर, बॉल आ गई, जिसका मतलब अगर बॉल आ गई तो बॉल का भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसको m3 कह देते हैं। m3 की वैल्यू कितनी है, 0.5 किलोग्राम है। तो ये 0.5 किलोग्राम हो गई इन हिज हेड। तो आपको पूछा जाए कि भाई u3 कितना होगा, तो सर इनिशियली ये सभी क्या है, रेस्ट पे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन तीनों की क्या होगी, 0 होगी। तो सिंपल सी बात है सर, 0 हो गई। उसके बाद आगे पढ़ो, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द बोट विल मूव। मतलब बोट कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, व्हेन है ना,
व्हेन द स्फीयर इज थ्रोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ क्या होगा 12 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है सर, जो बोर्ड है, मान लो बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड बना देते हैं, फिर से दूसरा केस फिर से लेते हैं, यहाँ पे बोर्ड बनाते हैं, बोर्ड पे ऊपर आदमी यहाँ पर खड़ा ही है, आदमी ने एक्चुअल में क्या किया, स्फीयर, जो स्फीयर था उसको फेंक दिया ना, उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंक दिया। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आपको दी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसको v1 कह देते हैं। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी दी है, सिंपल सी बात है, v1 कितनी दी है, कहता 12 मीटर पर सेकंड से उसने उसको फेंका। तो मेरे को पता है कि सर जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो मेरे को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब इसको जो वेलोसिटी देते हैं इसके उल्टे, मतलब इसका जो मोमेंटम होगा उसका उल्टा इसका क्या होगा, मोमेंटम। आपने देखा होगा कि जब आप बोर्ड पर खड़े होते हो, बोर्ड पर आप बाहर को मतलब आगे को छलांग लगाते हो, बोर्ड पीछे को क्या करती है, मूव करती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने स्फीयर फेंका होगा तो स्फीयर की वजह से ये बोर्ड पीछे की तरफ कुछ ना कुछ वेलोसिटी से की होगी, उसको क्या कह देते हैं, v2। वो कह रहा है कि भाई इस v2 की क्या करो, बात करो कि भाई ये v2 कितनी है, ठीक है। तो सर केस आ गया, उसके बाद फिर से मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो सर, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, बाहर से कोई फोर्स लग रही है, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, पूरे सिस्टम पर है ना, इसके ऊपर कोई बाहर से कोई फोर्स लग रही है, बोर्ड के ऊपर लग रही हो या स्फीयर के ऊपर लग रही हो, तो बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही। तो जब भी कभी बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया जा सकता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई इनिशियली देखो इस सभी की स्पीड क्या है, जीरो है, तो सर सभी की स्पीड जीरो, तो मोमेंटम मेरे को पता है m इंटू क्या होता है, v, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो सभी की वेलोसिटी जीरो है, तो सभी का मोमेंटम जीरो होगा, तो इनिशियली मोमेंटम का क्या होगा, जीरो होगा। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम ऐसे ज्यादा लगता है, तो मैंने आपको समझा दिया, मोमेंटम m इंटू v होता है। तो सिंपल सी बात है, इनिशियली सभी की स्पीड जीरो है, तो सभी की स्पीड जीरो, इसका मतलब सभी का मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो को प्लस करोगे 3 बार, आंसर क्या आएगा, जीरो। दूसरी कंडीशन फाइनल मोमेंटम इसका, तो सर इसमें दो चीजें हो गई। अब मेरे को पता है कि एक तो ये स्फीयर गया, तो स्फीयर का मास कितना माना था, m1 माना था, नहीं m3 है ना, स्फीयर का मास कितना था, m3। तो फाइनल मोमेंटम क्या होएगा सर, m3 इंटू क्या होएगा, इसकी स्पीड कितनी हो गई, v1 प्लस, उसके बाद मेरे को पता है कि जितने मतलब ये इधर से गया तो ये पीछे को गई होगी, तो यहाँ पे मास कौन कौन सा है, तो सर एक आदमी का मास है, एक बोर्ड का मास है। तो आदमी के मास को आपने कितना माना है, m2, बोर्ड के मास को m1 माना है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों मान लो किधर को गए होंगे, पीछे की ओर गए होंगे, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मान लो क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होना है, वैलिड होना है। तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से गए होंगे, उस वेलोसिटी को हमने क्या कहा है, v2 क्या है, तो इसको v2 कह देते हैं। तो बस अप्लाई करो, यहाँ पे जीरो हो गया, तो सर m3 मास ऑफ मान लो कितना है, ये है 0.5 किलोग्राम हो गया, इंटू v1 मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 12 प्लस m2 प्लस m2 प्लस m1 मतलब इन दोनों का मास, तो इन दोनों का मास कितना है सर, इसका 62 है, इसका 238 है, तो दोनों को प्लस करो, डायरेक्टली कितना हो गया, 300 हो गया। तो सर इधर 300 आ गया, इंटू v2 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो सर ये बात तो समझ आ रही है, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस 0.5 इंटू कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 300 इंटू कितना हो गया v2। तो सर v2 की वैल्यू क्या हो गई, मान लो कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60 6 आ गया, तो बटे कितना हो गया सर 300 हो गया। तो इसको इसके साथ काटोगे तो कितना सर 1 अपॉन कितना हो गया 50। तो सर v2 की वैल्यू आई -1 अपॉन 50, तो 1 अपॉन 50 को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, 0.10 हो गया, तो 10 से नहीं जाता, 0 लगा 100 हो गया, तो 2 आ गया। तो ठीक है, तो सर v2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिख लो v2 इज इक्वल टू -0.02 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या आ गई वैल्यू। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, कि एक्चुअल में जब आपने स्फीयर इधर को फेंका तो जो मान लो ये सिस्टम होगा ना, ये दोनों का जो सिस्टम होगा पीछे की तरफ इतनी वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा, ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड, सिंपल मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए तो वो यही वैल्यू होगी, तो ये उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। डायरेक्शन मतलब अगर मान लो बॉल आगे को गई, ये पीछे की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा, ये भी बात आपको समझ आई होगी। ये आपका तीसरा केस था। ऐसे बोर्ड वाले क्वेश्चन भी आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, ठीक है। तो ये भी बात आपको क्लियर होगी। तो चलो उससे अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई उससे अगला क्वेश्चन क्या होता है। तो एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें बुलेट और मान लो ब्लॉक वाला क्या होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देखो कि भाई क्या क्वेश्चन है, लिखो जल्दी जल्दी, फिर खुद ट्राई करो।
ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। कहता है बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम, बट यूनिट का ध्यान रखना, देखो 7 ग्राम इज फायर्ड इनटू ए मेटल वेइंग 7 किलोग्राम, तो इसका मतलब ये यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, ग्राम को ऐसा यूनिट ग्राम तो नहीं होते, सीजीएस होते हैं, हम ऐसा ही में आंसर निकालेंगे, किलोग्राम में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो वो बात की बात है। आगे बढ़ो, देन द ब्लॉक इज मूव टू फ्री टू मूव, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इफ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद बुलेट इज दिस। कहता है बुलेट ऑफ मास is fired into the block of metal, तो सिंपल सी बात है सर, एक बुलेट है, मान लो बुलेट ऐसे है ना, ये बुलेट का मास है, इसको हम m1 कह देते हैं, इसकी वैल्यू आपको दी है 7 ग्राम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक के मास को हम m2 कह देते हैं, तो m2 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, m2 की वैल्यू क्या दी है, देखो ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 7 किलोग्राम, तो इसका मास 7 किलोग्राम हो गया। उसके बाद है ना, बुलेट इज मास फायर्ड इनटू द ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग क्या होगा, दिस। तो ये बुलेट एक्चुअल में क्या कर रही है, इसके साथ क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो सिंपल सी बात है, जब इसके साथ स्ट्राइक कर रही होगी, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, जब इसके साथ स्ट्राइक की होगी, तो इसके अंदर चली गई होगी ना, बुलेट इसके अंदर चली गई होगी, तो जब इसके अंदर चलेगी, देखो देन द ब्लॉक इज फ्री टू मूव, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, देखो बुलेट इफ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद बुलेट, मतलब बुलेट के साथ, ये ब्लॉक हो गया है ना, ये ब्लॉक हो गया, ये क्या हो गया, बुलेट। तो कहता है कि जब ये दोनों इकट्ठे हैं, देखो मतलब वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद बुलेट मतलब जब दोनों इकट्ठे हैं तो इनकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो इसको v2 कह देते हैं, तो v2 की वैल्यू कितनी दी है, v2 की वैल्यू कितनी दी है सर, 0.7 मीटर पर सेकंड आपको क्या दी है, इसकी वैल्यू दी है। तो सर इसकी वेलोसिटी कितनी है, पढ़ के देखो कि भाई क्या बोला है, वे बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम इज फायर्ड इनटू ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग दिस। तो अगर मान लो कोई वेलोसिटी दी तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ध्यान से देखो कि भाई अगर वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी की बात की है, तो उसको मानना होता है, अगर नहीं दी तो इसका मतलब वो स्टेशनरी होगा, स्टार्टिंग में वो क्या होता है, रेस्ट पे होता है हर एक चीज, अगर उसकी वेलोसिटी गिवन नहीं है तो इनिशियली ये रेस्ट पे होगा। तो ये आपका क्या बन गया सिस्टम, ये इनिशियल सिस्टम बना, ये फाइनल सिस्टम बना। तो सर इस पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, तो लगाना ही तो है। ध्यान से देखो कि भाई जब आप इसको सिस्टम मानोगे, इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, बाहर से कोई धक्का दे रहा, तो आपका आंसर होगा नहीं सर। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, तो इसके ऊपर भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, इसके ऊपर भी मतलब दोनों पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया जा सकता है। तो सर क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल में कौन कौन है सर, ये दोनों है। तो ध्यान से देखो कि भाई पहले है ना, मैं सीधा लिख रहा हूं, पहले का मास कितना है, 7 ग्राम है। तो सर हम किलोग्राम में करेंगे, तो ग्राम को किलोग्राम में करना हो, 1 किलोग्राम किसके बराबर, 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर, और 1 ग्राम किसके बराबर, 10 रेज़ टू पावर -3 किलोग्राम के क्या होती है, बराबर होती है। तो सिंपल सी बात है सर, ग्राम की जगह पर ये लिख देंगे, तो इसका मतलब 10 रेज़ टू पावर -3 किलोग्राम हो गया, ये पहले का मोमेंटम, प्लस दूसरे का मोमेंटम क्या होगा सर, मोमेंटम होता है m इंटू क्या होता है, वे, इसका मास, इसकी वेलोसिटी 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ये हो गया। तो फाइनली देखो ये दोनों चीजें क्या है, इकट्ठी हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का मास क्या होगा, m1 प्लस क्या होगा, m2। तो फाइनली मास कितना है सर, m1 प्लस क्या हो गया, m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी सिस्टम की कितनी है, v2 है, तो v2 की वैल्यू कितनी है, 0.7 आपकी मीटर पर सेकंड में दी है। तो ये सारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या बनता है, 10 रेज़ टू पावर -3, तो इसको मैं नहीं लिखता अब यूनिट को, मास, इन दोनों के मास को प्लस करना है m1 मतलब फिर से 7 ग्राम है, तो 7 ग्राम का मतलब 10 रेज़ टू पावर -3 m2 मतलब ये है, तो यहाँ पे सर 7 आ गया, तो इंटू कितना आ गया, 0.7। सर इसको आप सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, पहले तो इनमें से कॉमन निकालो। देखो ध्यान से देखो, 7 कॉमन निकल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 1/1000 लिख सकते हैं ना, 1/10 रेज़ टू पावर -3 को लिख सकते हो 1/10 रेज़ टू पावर 3, तो 1/10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब 1/1000, इसको 1/1000 लिखा जा सकता है, प्लस 7 होगा, इंटू कितना हो गया, 0.7 हो गया। तो देखो सर ये 7 तो ये 7 से कट ही गया, तो यहाँ पे 0.3 बचा। अब इसको सॉल्व करना है, निकालना क्या सर, वो u1 भी तो होना था, इसके साथ क्या होना था, u1, ये तो मास मान लो क्या है बुलेट का, तो मास इनटू वेलोसिटी भी तो होना था, तो वेलोसिटी हमें पता नहीं है, वो u1 है, तो इसके साथ u1 भी आना था, इसके साथ क्या आना था, u1 भी आना था, इसके साथ क्या आना था, u1 भी आना था। ठीक है, तो हमने तो u1 लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी निकालना नहीं है। एक्चुअल में m1 इंटू क्या होगा, u1,
प्लस ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये इसका मोमेंटम है ना। तो सिंपल सी बात है सर, इसको सॉल्व करो। अब देखो ध्यान से, इसको कैलकुलेट करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया सर, 1 प्लस 7000 हो गया अपॉन कितना आ गया 100 इंटू कितना आ गया 0 पॉइंट क्या आ गया 7। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो कि भाई क्या आंसर बन रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मिटा देते हैं। मान लो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वहां से क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो क्या है सर, मान लो u1 इधर क्या है, u1 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे तो 7001 बटा कितना हो गया ना 7001 बटा कितना हो गया 100 हो गया। तो 100 सर इसको भी खोल देते हैं, इसका भी पॉइंट खोल देते हैं, इंटू 7 बटे कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। ये 7001 100 हो गया, ये 7 बटे 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो u1 क्या होगा सर, मान लो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 7001 हुआ। ओ 7 तो आपने कॉमन निकाल लिया था सर, देखो दोनों में से 7 तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचना था। तो अगर 1 बचा तो यहाँ पर क्या आना था 1000 आना था। अगर यहाँ पर 1000 आया तो 1001 हुआ, 7001 नहीं हुआ। ठीक है, तो 1001 हुआ, तो 1001 को गुणा करोगे तो कितना हो गया सर 7007 हो गया ना, 170007 हो गया अपॉन कितना हो गया 1000 हो गया। तो 1000 को आप कैसे लिख सकते हो, ये 1000 हो गया, 1000 को आप लिख सकते हो 10⁻3। तो सर इधर 10⁻³ है, नीचे आ जाएगा। तो मेरे को पता है बेस सेम पावरें ऐड हो जाएंगी, ये इसके साथ कट जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा 7007 बचा। ध्यान से देखो, कुछ गलती तो नहीं कर रहा, गलती कर रहा हूं, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन में बार बार क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है, पता नहीं आज क्या हो गया। ध्यान से देखो कि भाई ध्यान से समझो। पहले तो ये हो गया, उसके बाद सर इसका मास लिखा, इसका मास देखो इनमें से कॉमन आया 7, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/1000 हुआ। तो ये 1000 अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 + 1000 अपॉन कितना आना था सर 1000 आना था। आप 100 लिख रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना था 1000 आना था। तो इंटू कितना आ गया, आप ध्यान से देखना। मतलब इसको इधर से फिर से सॉल्व कर लेते हैं। इधर कितना है सर 1000 है, देखो इधर कितना है 1000, ये कितना है 10। तो इसको लिखो u1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका आंसर कितना आया था 7007। इसको आप क्या लिख सकते हो 10⁻3, ये इधर आ गया 10⁻³ इंटू कितना हो गया 10, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। u1 की वैल्यू कितनी होगी 7007 अपॉन 10। तो सर u1 पॉइंट लगा सकते हैं 700 पॉइंट कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या होगी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, मान लो बाय मिस्टेक कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। अब ध्यान से समझ आ गया कि भाई कैसे उसकी वेलोसिटी को क्या करना है फाइंड। पहले का मोमेंटम प्लस मतलब सिस्टम का दोनों का मोमेंटम लिखना है, इधर इनिशियल इधर फाइनल मोमेंटम लिखना है, उसे क्या करना है सॉल्व। तो ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है डील। बाकी कैलकुलेशन आराम से देख लेना, अभी भी कोई गलती ना हुई हो। ठीक है, बाकी तो मैंने ठीक ही किया है। अब मेरे को समझ मतलब क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना था डील। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या अगला क्वेश्चन है, कैसे उसके साथ क्या की जा सकता है डील किया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, मान लो क्या है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, मान लो एक्सप्लोजन वाला। ठीक है, जैसे मैंने पीछे आपको केस समझाया था बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला, ऐसे ही मान लो इसके में भी आपका क्या आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एप्लीकेशन होती है। तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन लिख लो।
ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से, फिर आप खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। कहता है ना ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग इन एयर, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो एयर में क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मान लो एयर में एक ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई कर रहा है इन एयर विद वेलोसिटी, क्या होगा दिस होगा। तो सर इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास m1 मान लेते हैं। m1 मास मुझे नहीं पता कि भाई कितना है, आगे दिया होगा तो देखते हैं। वेलोसिटी दी है, अब ध्यान से देखो कि भाई वेलोसिटी किसमें दी है, आपको वेक्टर में दी है। तो ध्यान से देखो कि आप क्वेश्चन को किसमें सॉल्व करना है, वेक्टर में क्या करना है, सॉल्व करना है। पीछे तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे थे मैग्नीट्यूड वाइज, अब वेक्टर में क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर दिया है, ये आपको क्या दिया है, वेलोसिटी वेक्टर, उसका मास हमें पता नहीं है। आगे बढ़ो, सडनली ब्रेक इनटू टू पीसेस, इसका मतलब ये दो पीसेस में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। एक पीस ये हो गया, दूसरा पीस क्या हो गया, ये हो गया। अब इसके मास को क्या कह देते हैं, तो सर इसके मास को m2 कह देते हैं, इसके मास को m3 कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है, दो पीसेस बन गए। अब देखो कि भाई मास दिया है m2 और m3, देखो दो पीसेस क्या बोला, सडनली ब्रेक इनटू टू पीसेस हुज मास आर इन रेशो 1:5। तो सिंपल सी बात है, रेशो का कांसेप्ट तो आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में वो कितनी रेशो से टूट रहे हैं। मान लो अगर मान लो पहला एक यूनिट, पहले का मास 1 यूनिट होगा, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरे का मास कितना होगा, 5 यूनिट मास होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मास कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, तो यूनिट मतलब 1 किलोग्राम मान लेते हैं। इसका मास कितना हो गया, 5 क्या हो गया किलोग्राम। अब ये वैल्यू आ गई, whose masses are in ratio 1:5, तो इसका मास 1 किलोग्राम, इसका उसके विद रिस्पेक्ट टू 5 किलोग्राम होगा। द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी, तो स्मॉलर मास, तो इन दोनों में छोटा मास कौन सा है सर, ये है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी को v2 लिखते हैं, तो v2 की वैल्यू कितनी गिवन है, ध्यान से देखो 100 i कैप प्लस 35 j कैप माइनस 8 क्या दिया है, k कैप दी है, ये इसकी वेलोसिटी दी है। तो आगे बढ़ो, द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस, तो इसका मतलब v3 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो सर, इस पे m3 v3 निकालना है, m2 दिया है, v2 दिया है, m1 नहीं दिया, तो m1 एक्चुअल में आपको पता लग तो गया m1 कहां से बना। तो एक्चुअल में यहां पर क्या होगा, ये वाला जो सिस्टम था ये टूटा, दो हिस्सों में टूटा, इसका मास m2, इसका मास m3। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मास क्या होगा, इन दोनों की प्लस ही तो होगा। एक्चुअल में ये मास कहां से बने, इन दोनों का प्लस ही तो ये मास होगा, ये टूटा तो तभी तो ये बने। उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई भी मास लॉस हुआ है, तो अगर कोई भी लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब ये वाला मास किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इन दोनों का मास का एडिशन किसके बराबर होगा, इसके। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 हुआ या 5 हुआ तो ये मास कितना होगा, 6 किलोग्राम क्या होगा, मास होगा। तो अब वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने क्या लाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सर हमें कैसे पता कर चलेगा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। आपको पता है कि अगर मान लो इसको देखो, इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही, तो आपका आंसर होगा सर बाहर से तो कोई फोर्स एक्ट नहीं गई, अंदर से ही कुछ मान लो इंटरनल केमिकल चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से ये क्या कर गया, मान लो एक्सप्लोड कर गया। तो सिंपल सी बात है सर, लीनियर मोमेंटम का ही केस है। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियली क्या था, ये इनिशियल सिस्टम है, तो ये इनिशियल है, तो इसको लिखो कि भाई कैसे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल कितना सर, मास कितना दिया है, 6 दिया है। उसके बाद इनटू वेलोसिटी वेक्टर में दी है 20 i कैप 25 j कैप माइनस क्या हो गया 12 k कैप हो गया। उसके बाद p फाइनल सर मेरे को पता है कि भाई इसका टूट के दो हिस्सों में चला गया, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों की एडिशन। तो सर इन दोनों की एडिशन, तो पहले का मास कितना है सर, m2 कितना है 1 इंटू उसकी वेलोसिटी दी है m2 इंटू v2 कितनी दी है सर, आपको दी है 100 i कैप प्लस 35 j कैप माइनस क्या दिया है 8 k कैप दिया है। उसके बाद प्लस है ना, उसके साथ ही क्या आएगा, प्लस आएगा। तो फाइनल दूसरा, तो दूसरा मतलब पहले का मोमेंटम दूसरे प्लस दूसरे का मोमेंटम, तो दूसरे का क्या दिया सर 5 इंटू v3 की वैल्यू हमें नहीं दी। ठीक है, तो v3 वेक्टर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कर सकते हैं सर इजीली, मेरे को पता है स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा सर 120 i कैप 25 के 150 j कैप माइनस 1272 k कैप हो गया। उसके बाद इसको देखो, एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 j कैप हो गया माइनस 8 क्या हो गया ना, माइनस 8 क्या हो गया k कैप हो गया प्लस 5 क्या हो गया आपका v3 क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो ध्यान से देखो कि भाई क्या क्वेश्चन बनेगा अब इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो बाकी देख लो, डाटा आपका सही गिवन है, सही है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो कि भाई सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो ये यहां से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो मान लो अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को पता है सर ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 120 i कैप
प्लस 150 जे कैप माइनस क्या होगा 72 के कैप होगा, तो ये सभी उधर जाके माइनस, तो उधर माइनस होंगे, तो इधर माइनस 100 आई कैप हो गया, तो ये वाला माइनस 35 जे कैप हो गया, तो माइनस क्या होगा 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 8 के कैप हो गया, तो इज इक्वल टू क्या बचा सर 5 इंटू क्या बचा V3। तो हमें पता है कि सर हमने वेक्टर पढ़ा है, तो मान लो सेम डायरेक्शन वाले सीधा सीधा प्लस माइनस किए जा सकते हैं, ये सीधा प्लस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 20 आई कैप आ गया ना, यहाँ पे कितना आ गया 20 आई कैप, ये इससे प्लस हो जाएगा तो सर 35 है ना, ये प्लस का ये माइनस का है, तो मान लो 150 में से 35 जाएंगे तो कितने सर प्लस के 115 जे कैप बचेगा, और ये प्लस का ये माइनस का है, और इसमें से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे सर 64 ही बचेंगे ना, हाँ सर 64 हाँ 64 के कैप बच गया, माइनस का 64 के कैप बच गया, 5 क्या आ गया आपका V3 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, ये बन गया। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो आप, इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान से देखो कि भाई क्या सोल्यूशन होगा, इसका मतलब V3 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो सर ये उधर जाके डिवाइड होएगा 1/5, इसको क्या आ गया V आई कैप आ गया, 115 जे कैप आ गया, माइनस 64 क्या आ गया के कैप, तो V3 इज इक्वल टू 5 को सभी के साथ डिवाइड कर दो, 20 आई कैप अपॉन 5, 115 जे कैप अपॉन 5 माइनस 64 के कैप अपॉन कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ध्यान से V3 इज इक्वल टू कितना बना सर 4 बन गया, 4 आई कैप हो गया, तो ये कितने पे गया 23 पे, तो 23 जे कैप हो गया, ये कितने पे गया, ये गया इसके साथ नहीं गया, तो इसका मतलब सर इसका आंसर क्या होगा 64 बटे कितना हो गया 5 के कैप, इसका क्या हो गया आंसर, ये आपकी क्या निकल गई फाइनल वेलोसिटी निकल गई। ठीक है, तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है, उड़ीसा है ना, उड़ीसा नीट 2024 में आपको क्या किया गया है, सॉरी 2024 नहीं 2019 को में क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मान लो वेक्टर की टर्म में एक क्वेश्चन था, वेक्टर की टर्म में इसकी क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ क्या करना है, डील करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, मान लो इस टाइप का, मान लो एक्सप्लोजन वाला ये क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें भी बड़े टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन और की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या आपका क्या बनेगा, मान लो अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसको सॉल्यूशन करते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो, देखो कि भाई कैसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। तो पढ़ो जल्दी जल्दी, क्या लिखा है, कहता है एन एक्सप्लोजन ऑफ ए ब्रेक ऑफ ए रॉक, इसका मतलब एक रॉक है, रॉक मतलब ये हो गया, ये एक्सप्लोड की है, देखो पहले कितने हिस्सों में की है, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड की है, तो सिंपल सी बात है, ये 3 हिस्सों में क्या कर गई, टूट गई, तो ये 3 हिस्से उसके क्या हो गए, टूट गए। पार्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम विल मान लो क्या है, देम गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो इसका मतलब इन
तीनों में से मान लो दो जो है वो एक दूसरे से का साथ क्या गया, राइट एंगल। तो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका मोमेंटम लिख लेते हैं P1, इसका मोमेंटम P2, इसका मोमेंटम P3, इसका मोमेंटम क्या लिख लेते हैं, P4 लिख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, मान लो कह रहा है कि भाई जो ये दो पार्ट मान लो क्या टूटे हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर गए हैं, तो मान लो ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर चले गए, इधर P2 वेक्टर हो गया, इधर क्या हो गया, P3 वेक्टर हो गया, है ना। इधर P2 वेक्टर, ये दो हिस्से एक दूसरे के साथ राइट एंगल गए हैं, इसके बारे में अभी बात नहीं हुई, वो आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है, two of them go off at right angle to each other, सही है। The first part of mass मान लो क्या दिया है, 1 किलोग्राम दिया है, moves with a speed of क्या होगा, 12 मीटर पर सेकंड। तो सर इसका वैल्यू दे दिया आपको, है ना, P2 वेक्टर। मान लो जो पहला पार्ट है, मान लो इसको पहला पार्ट का है, तो मान लो ये, तो अगर पहला पार्ट इसको का है तो सर P2 वेक्टर निकालना है, तो P2 वेक्टर क्या दिया है, P2 मास इनटू वेलोसिटी, तो वो दिया देखो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए मास a किलोग्राम विद स्पीड ऑफ क्या होगा, दिस। तो सर इस मोमेंटम की वैल्यू 1 × 12 हो गई, तो 1 × 12 क्या होता है, 12 होता है ना। मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले का मास 1 किलोग्राम, उसकी स्पीड कितनी दी है, 12, उसका मोमेंटम कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद एंड द सेकंड पार्ट दिया है, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मास, तो फिर से सेकंड पार्ट का मास दिया 2 किलोग्राम, मूव्स विद क्या होगा, 8 किलोग्राम। तो सिंपल सी बात है सर, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। इसका मतलब सेकंड पार्ट मतलब P3 की वैल्यू कितनी दे दी है, 16। तो P3 का मोमेंटम कितना आ गया, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ P3 कितना सर 2, उसकी वेलोसिटी कितनी दी है 8, तो उसका मोमेंटम कितना आ गया, a आ गया। द स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकंड। तो तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट मतलब P4 जो है ना, तीसरा पार्ट मतलब P4, उसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दी है, P4 की वेलोसिटी दी है, कितनी है सर, मान लो कहता है 4 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है, वेलोसिटी है। देन द मास ऑफ थर्ड पार्ट इज, तो तीसरे पार्ट के मास की वैल्यू क्या करो, पता करो कि भाई कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है सर, तीसरा पार्ट M4, इसकी वैल्यू क्या करनी है, पता करनी है। ये आपका क्या है, तीसरा पार्ट है ना। तो ये पहले का मोमेंटम, ये मान लो दूसरे, तीसरे और ये 3 पार्ट बन गए, ये उस पहले पार्ट का मोमेंटम, ये दूसरे या तीसरे पार्ट का। तो इसकी वेलोसिटी दी है, इसकी वेलोसिटी नहीं दी, तो सर मान लो केस तो मेरे को पता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला ही केस है, क्योंकि मान लो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब यहां से समझोगी कैसे, अब ध्यान से देखो। तो सर मेरे को पता है कि भाई अगर लिखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखे तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इनिशियली क्या है सर ये। अब ध्यान से देखो कि भाई स्टार्टिंग में जब उन्होंने कहा है कि भाई रॉक ब्रेक की है तो उसकी कोई वेलोसिटी थी, तो आपका आंसर होगा सर उसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं थी। मतलब अगर बात की हो तो होती है, अगर नहीं हो तो फिर जीरो। तो इसका मतलब अगर ये जीरो है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसको m1 कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, m1 की वैल्यू भी हमें नहीं पता, पूरे के मास की वैल्यू नहीं पता, तो वैसे तो निकाल भी सकते हैं, इन तीनों को प्लस कर उसकी वेलोसिटी नहीं दी, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो है ना। यहाँ पे क्या आएगा m1 × u1, तो u1 की वैल्यू ध्यान से देखो जीरो है, तो 0 × m1 क्या होगा, जीरो, तो इसका मोमेंटम क्या है, जीरो। फाइनल मोमेंटम कैसे सर, इन तीनों की प्लस फाइनल मोमेंटम होगा, तो इसका मतलब P2 वेक्टर हो गया, तो सर P3 वेक्टर हो गया, P4 वेक्टर हो गया, इन दिनों की प्लस ही तो मान लो फाइनल मोमेंटम होगा। अब ध्यान से देखो कि भाई कैसे, तो मेरे को पता है इन दोनों की वैल्यू दी है, देखो P2 और P3 की पूरी वैल्यू दी है, तो मान लो P4 को उधर ले जाते हैं, इसका मतलब P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होएगा, माइनस ऑफ P4 वेक्टर हो गया। P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ P4 वेक्टर। तो ध्यान से देखो कि ये क्या हो रहा है सर, ये तो वेक्टर एडिशन हो रही है। मान लो इन दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, तो सर इन दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं वेक्टर के अकॉर्डिंग तो रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो ये और ये वेक्टर तो आपको दिए, तो ये और ये वेक्टर के एंगल कितना दिया, 90 डिग्री। तो मैं पूछूं कि भाई इन दोनों का, है ना, ये वेक्टर एडिशन हो रही है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो सर बीच ही, मतलब बीच ही कहीं ना कहीं होगा, है ना, इन दोनों वेक्टर के बीच कहीं ना कहीं होगा। हमें नहीं पता कि कितने एंगल पर होगा, बट होगा कहीं ना कहीं बीच, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। मान लो दो वेक्टर के अगर एक पॉइंट पर चल रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, सेम पॉइंट से एक्ट करता है, और उन दोनों मान लो क्या है, मान लो साइड्स ऑफ, मान लो किसको रिप्रेजेंट करते हो, पैरेललोग्राम को, तो रिजल्टेंट जो होता है वो उसका क्या होता है, डायगोनल होता है। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, तो मान लो इसको PR वेक्टर कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, PR वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से आ जाएगा, वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ P4 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, तो सर ये तो हमें पता है
इसका मतलब होता है कि ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाले का वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट ये वाले वेक्टर के विद रिस्पेक्ट टू इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ये दोनों की वैल्यू बराबर है, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो यहां से समझ आएगी आपको। मान लो P4 M4 हमने निकालना है, V4 की वैल्यू आपको दी है कितनी वैल्यू दी थी V4 की, 4 दी थी। तो सर M4 मेरे को समझ आ गया कि जो ये वाला वेक्टर है उसके उल्टा ये वेक्टर होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर। इसका मतलब P4 इधर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, P4 PR के बराबर है। मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करें तो PR वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, P4 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये माइनस साइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको नहीं लिखना होता, तो इसका मतलब PR की वैल्यू किसके बराबर होगी, P4 के बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है सर, P4 निकल जाए, सॉरी PR, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाए, वही आपका क्या होगा, मतलब इसका मोमेंटम होगा। तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं, कैसे, पैरेललोग्राम लॉ से। तो सर पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो PR मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, पहले वेक्टर का स्क्वायर, तो पहला वेक्टर कितना सर 12 का स्क्वायर, प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, प्लस क्या होता था 2, मान लो पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल है सर, 90 डिग्री एंगल है, तो cos 90 आएगा। तो cos 90 तो 0 होता है, तो ये वैल्यू तो खत्म हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो तो PR की वैल्यू कितनी होगी, 12 12 144, 16 16 256 होता है। तो सर PR मान लो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो गया सर, 400 हो गया ना। इन दोनों का प्लस कितना हो गया, 400। तो इन दोनों के प्लस करके डिवाइड बाय क्या करना है, देखो मान लो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बात तो आपको समझ आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, बस लास्ट वाली लाइन लिखी रहने देता हूं। तो यहां से देखो मान लो PR की वैल्यू कितनी है सर, PR की वैल्यू आ गई बेस है ना, 400 का अंडर रूट क्या होता है, बेस। तो सिंपल सी बात है, PR किसके बराबर है, P4 के। तो इसका मतलब बेस इज इक्वल टू क्या होगा, P4। तो P4 इज इक्वल टू बेस हो गया। P4 का मतलब मोमेंटम ऑफ मान लो क्या होगा, इस पार्टिकल का होगा। तो इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ मान लो क्या होगा, दिस पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू बेस। तो सर मास ही तो निकालना है, वेलोसिटी तो आपको दी है देखो 4, तो 4 इज इक्वल टू 20 हो गया। तो M4 इज इक्वल टू 20 बटे कितना आ गया 4, इसको काटोगे M4 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। और सॉरी ये तो किलोग्राम आया, मास आया 5 किलोग्राम, इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब जो चौथा पार्ट था, मतलब तीसरा पार्ट था, उसको हमने उसके मोमेंटम को P4 माना था, उसका मास कितना आया, 5 किलोग्राम क्या आया, मास आया। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। मान लो यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम लॉ भी लगाना पड़ा और इस क्वेश्चन को ऐसे क्या करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी। तो ये आपका क्या हो गया, अगला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। चलो उसके अगला क्वेश्चन करते हैं, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, डील करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो और उसके साथ डील करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन के साथ क्या किया जाता है, डील। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, रीड करो, देखो कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पढ़ के देखो जल्दी जल्दी। चलो आपने कोशिश की होगी, तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि भाई एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के क्वेश्चन कौन से होते हैं, गन वाले होते हैं। गन वाले भी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। मान लो बोर्ड वाला क्वेश्चन होता है, बोर्ड में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। ऐसे ही मान लो कोई ट्रॉली वाला केस आ जाए, उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। बॉम्ब वाला कोई केस आ जाए या एक्सप्लोजन वाला कोई केस आ जाए, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही केस होता है। ये दिमाग में आपके क्लियर होना जरूरी है। तो देखो ध्यान से, मशीन गन वाला केस है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अब ध्यान
से बातें सुनना कि भाई कैसे इस क्वेश्चन से डील करते हैं। मास दिया है ये 20 किलोग्राम, अब डायग्राम नहीं मैं बनाऊंगा, आपको पता चल ही गया है। 20 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ क्या होगा, मान लो 180 बुलेट पर मिनट। तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जो मोमेंटम हम लिखते हैं वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम तो ऐसा ही यूनिट लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको पूछूं ये मोमेंटम जब लिख रहे हैं वो मान लो सेकंड्स के लिए लिख रहे हैं या मिनट के लिए लिख रहे हो, तो आपका आंसर होगा सर मास हमारा किलोग्राम में होता है, एसआई में, वेलोसिटी हमारी होती है मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर मोमेंटम भी मान लो किस में आएगा, पर सेकंड में आएगा। तो अगर मोमेंटम पर सेकंड में आएगा तो इसका मतलब वो इसमें आता है, मिनट में नहीं आता। अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि भाई क्या बोल रहा है। कहता है एक मशीन गन है, उसका मास दिया है 5 से 20 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 180 बुलेट पर क्या होगा, मिनट होगा। तो इसका मतलब वो मतलब कितनी बुलेट्स को क्या करता है, फायर करता है, 180 बुलेट को फायर करता है कितने में, 1 मिनट में क्या करता है, फायर करता है। बट सर हमें पता है कि भाई मोमेंटम तो हमारा सेकंड में है, तो फिर क्यों ना मान लो बुलेट्स को पहले सेकंड में क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। जब भी बुलेट वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ये देखना है, बाकी क्वेश्चन तो बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ये देखना है कि भाई बुलेट जो दी है वो मान लो मिनट में दी है, सेकंड में दी है, आवर्स में दी है या किस में दी है, तो ये पेज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में क्या करना है, कन्वर्ट। ऐसा केस जब भी आएगा तो सर यहाँ पे निकालते हैं। मेरे को पता है कि भाई 1 मिनट है ना, 1 मिनट में कितनी बुलेट फायर हो रही है, 180 बुलेट फायर हो रही है ना, 180 बुलेट फायर हो रही है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, इसका मतलब 60 सेकंड में कितनी बुलेट फायर हो रही है, 180। तो 1 सेकंड में कितनी होगी, तो सर यूनिटरी मेथड 60 सेकंड में 180 हो रही है, तो 1 सेकंड में ये इधर जाके डिवाइड यूनिटरी मेथड से किस पर गया, 3 पर। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी बुलेट फायर हो रही है, 3 बुलेट क्या हो रही है, फायर हो रही है। तो सिंपल सी बात है सर 1 सेकंड में 3 बुलेट फायर हो रही है। तो सबसे पहले बुलेट वाला जब भी केस आएगा उसको 1 सेकंड में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो सिंपल सी बात है सर 1 सेकंड में पता चल गया। विद द स्पीड ऑफ, स्पीड भी दी है, एच द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, गन होगा। अब थोड़ा सा मान लो फील लेना है तो डायग्राम तो बनानी पड़ेगी। मान लो यहाँ पर थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान से देखो कि भाई क्या, मेरे को पता है कि भाई वो बोल रहे हैं 1 सेकंड में कितनी बुलेट गई, 3 बुलेट गई। तो सिंपल सी बात है सर 1 सेकंड में मान लो 1 बुलेट, 2 बुलेट और 3 बुलेट इस मान लो गन ने क्या की होंगी, फायर की होंगी। तो सिंपल सी बात है अगर 3 बुलेट फायर किए, मेरे को पता है कि जो पहले हमने केस किया था वो तो एक मान लो बुलेट का किया था, एक बुलेट इसका मोमेंटम चेंज करेगी, किसका, गन का। मान लो जब एक बुलेट फायर करते हो, चलो पहले एक बुलेट की बात करते हैं, जब एक बुलेट फायर करते हो तो गन की पीछे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। तो सिंपल सी बात है सर गन का मोमेंटम पीछे की तरफ होता है, जब आप बुलेट आगे को क्या करते हो, फायर करते हो। तो सिंपल सी बात है सर एक बुलेट का होगा तो एक ही मान लो एक बुलेट की वजह से गन पीछे की तरफ जाएगी। अब कितनी बुलेट है सर, 3 बुलेट फायर हो रही है कितने सेकंड में, मान लो कितने, 1 सेकंड में। तो सिंपल सी बात है सर अगर 3 बुलेट फायर हो रही है तो 3 बुलेट की वजह से गन पीछे की तरफ जाएगी। तो आपका आंसर, मेरा आंसर होगा सर सही है कि भाई जब भी कभी आपको बुलेट वाला केस दिया हो तो इसका मतलब जितनी वो बुलेट फायर कर रहा है 1 सेकंड में, उसकी वजह से उसका मोमेंटम मान लो गन का मोमेंटम क्या होगा, पीछे होगा। तो सर एक बुलेट का है ना, एक बुलेट का मोमेंटम होता था m v। अगर मैं बोलूं कि भाई n बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर n इंटू m इंटू क्या होगा, v होगा। एक बुलेट का मोमेंटम ये, n बुलेट का मोमेंटम ज्यादा होगा तो t इज इक्वल टू n इंटू m इंटू v। तो सिंपल सी बात है सर जितनी भी वो बुलेट फायर कर रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका मोमेंटम क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। तो ये बात आपको समझ आई होगी। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो। एक्चुअल में एक बुलेट मान लो ये फायर करता था तो फिर इसकी वजह से, एक बुलेट की वजह से गन पीछे की तरफ जाती थी। अब 1 सेकंड में एक बुलेट फायर करता था तो फिर इसका मतलब एक बुलेट की वजह से गन पीछे की तरफ जाती थी। अगर 1 सेकंड में n बुलेट फायर करेगा इसका मतलब ये n मान लो जो बुलेट फायर की उसकी वजह से गन की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो सिंपल सी बात है सर इसका मतलब क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली गन भी रेस्ट पे होती है, बुलेट भी रेस्ट पे। इनिशियल केस कौन सा होता है, जब हमने बुलेट फायर नहीं की तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा। जब आप फाइनल मोमेंटम एक बुलेट के लिए लिखते थे तो क्या लिखते थे, मास ऑफ क्या लिखते थे, गन। मान लो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस क्या लिखते थे, मास ऑफ क्या लिखते थे, बुलेट, तो वेलोसिटी ऑफ क्या लिखते थे, बुलेट। यही तो लिखते थे जब एक बुलेट फायर की। अब देखो ध्यान से, जब एक बुलेट फायर की उसके विद रिस्पेक्ट टू गन का मास होगा। अब आपने एक बुलेट फायर की 1 सेकंड में, अगर n बुलेट फायर करेंगे तो सिंपल सी बात है सर n बुलेट फायर की तो उसका मोमेंटम n इंटू एम बी इंटू वी बी होगा। उसकी वजह से ये गन का क्या होगा, मोमेंटम होगा। अगर n बुलेट फायर हुई तो n बुलेट की वजह से ही पीछे की तरफ उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो सिंपल सी बात है, बस इसमें यहाँ पर क्या करना है, n जोड़ना है, बाकी सारा क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। तो सिंपल
सी बात है सर, मास ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं mg vg माइनस क्या होगा n इंटू mb इंटू क्या हो गया v क्या हो गया b हो गया। तो बस यहाँ पे n की वैल्यू दी है उसे पुट करो और आंसर की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो सर vg वेलोसिटी ऑफ गन, तो n कितना दिया है, तो n 1 सेकंड में कितनी बुलेट फायर की है हमने, 3 बुलेट फायर की है, तो इसमें 3 पर दो इसका मतलब 3। मास ऑफ बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट दिया आपको, देखो क्वेश्चन में 20 ग्राम दिया है, ग्राम मतलब 10⁻³ हो गया, वीबी मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100 मीटर पर सेकंड दिया है, तो 100 को 10⁻² में लिख लेते हैं। उसके बाद सर बटे में क्या आएगा, ये mg आ जाएगा, mg की वैल्यू मतलब मास ऑफ गन, तो गन कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो और देखो कि भाई कितनी वैल्यू बन रही है। तो सर vg इज इक्वल टू कितना बना, 3 दूनी 6, तो 6 के साथ ये जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, -1 हो गया, तो vg इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना बना 10, तो इसका मतलब -0 पॉइंट कितना बना 6, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड है ना। तो vg की वेलोसिटी कितनी हो गई 0.6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब आपने 3 बुलेट फायर की 1 सेकंड में, तो वेलोसिटी ऑफ गन जो होगी पीछे की तरफ 3 बुलेट की वजह से कितनी होगी, इतनी क्या होगी वेलोसिटी ऑफ क्या होगी गन होगी। तो जितनी भी बुलेट फायर की है उसकी वजह से ही है ना। अगर आप इधर को मोमेंटम मतलब 1 बुलेट का हो तो गन का मोमेंटम भी 1 बुलेट की वजह से होगा, अगर इधर n बुलेट की मतलब मोमेंटम होगा तो n बुलेट की वजह से ही मान लो गन का मोमेंटम पीछे की तरफ होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पहले 1 बुलेट के लिए लिख रहे थे, अब मेरे को पता है n बुलेट फायर हो रही है 1 सेकंड में, तो सिंपल सी बात है अगर n बुलेट फायर हो रही है, n बुलेट की वजह से ही किसका मोमेंटम होगा, गन का मोमेंटम होगा पीछे की तरफ। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर n लगाया तो n की वैल्यू पुट गई, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये जेई 2023 का आपका क्वेश्चन है, मान लो जो मैंने क्या किया एक्सप्लेन किया, बुलेट गन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, मान लो इस टाइप का एक क्वेश्चन फोर्स वाला आता है, उसे भी क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन मान लो इस वीडियो को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। चलो लिखो जल्दी जल्दी वो वाला क्वेश्चन, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लिखो शेती। ठीक है, तो ये आपका अगली टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है बट अगला क्वेश्चन है इसी टाइप में, ठीक है। तो पढ़ के देखो कि भाई कैसे ये क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लो देखते हैं कि भाई क्या, पढ़ो देखो ध्यान से। कहता है कि एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए मशीन गन फायरिंग बुलेट ईच ऑफ मास 10 ग्राम एट ए स्पीड ऑफ क्या होगा 250 मीटर पर सेकंड टू कीप इट इन ए क्या होगा पोजीशन होगा। तो क्या मतलब सर इसका, मान लो जब आपने मान लो गोली चलाई है ना, मान लो आपने गन से बुलेट फायर की, तो मेरे को पता है कि भाई एक्चुअल में हमें क्या कहा जाता है कि जो बुलेट होती है वो पीछे की तरफ जाती है, सॉरी गन जो होती है वो पीछे की तरफ जाती है। तो वो कह रहा है कि भाई मान लो गन को पोजीशन में रख लेंगे, टू कीप इट इन पोजीशन, मतलब उसको पोजीशन में रखने के लिए उस पर एवरेज फोर्स कितनी लगाई गई, 125 न्यूटन फोर्स लगाई गई। तो सर क्या मतलब, पढ़ के देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम से आपको बात समझ आएगी थोड़ी सी। मान लो यहाँ पे एक आदमी है, मान लो ये आदमी है, ठीक है। तो ये आदमी है, मान लो ये है ना, इसने इस बुलेट को पकड़ के रखा है। तो एक्चुअल में ये बुलेट आपको पता है कि भाई पीछे की तरफ आएगी ना, ये बुलेट पीछे की तरफ आएगी। तो मान लो कि अगर पीछे की तरफ आएगी तो ये आदमी ने मान लो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रखी है, 125 न्यूटन फोर्स लगा रखी है। मान लो अगर ये बुलेट पीछे की तरफ मान लो कितनी, मेरे को पता है सर एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। मेरे को पता है कि अगर ये मान लो आदमी इसके ऊपर, देखो ध्यान से, एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए मशीन गन, तो इसका मतलब आदमी इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है,
125 न्यूटन लगा रहा है, तो अगर आदमी इसके ऊपर 125 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका मतलब आदमी के ऊपर ये गन भी कितनी फोर्स लगाती होगी, 125 न्यूटन फोर्स लगाती होगी, तभी तो ये इसके ऊपर 125 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो सर कितने टाइम में लगा रहा है, 1 सेकंड में। ध्यान से देखो 1 सेकंड में ही बात होती है ना, न्यूटन अप्लाइड ऑन ए मशीन गन फायरिंग ए बुलेट, ईच ऑफ मास दिस, वेलोसिटी क्या होगा, मान लो 250 मीटर क्या होगा पर सेकंड, तो इसका मतलब ए फोर्स किसके लिए है, 1 सेकंड के लिए क्या है, फोर्स है। तो 1 सेकंड में वो कितनी फोर्स लगा रहा है, मान लो आदमी इसके ऊपर 125 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये इसके ऊपर भी उतनी सेम टू सेम फोर्स लगाता होगा 125 न्यूटन। तो यहाँ पे 1 सेकंड में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई इतनी पोजीशन, मान लो पोजीशन पे रखने के लिए फोर्स लगा रहा है, तो ध्यान से देखो कि भाई आपको फोर्स लग रही है, आपके कंधे के ऊपर फोर्स लग रही है 125 न्यूटन गन द्वारा, गन आपके कंधे के ऊपर 125 न्यूटन फोर्स ला रहा है, आप उसके ऊपर कितनी सेम टू सेम उतनी ही फोर्स लगा रहे हो 125 न्यूटन। तो अगर मान लो सर मेरे को पता है कि भाई फोर्स की वैल्यू पता है और साथ के साथ टाइम भी पता है, 1 सेकंड में इतनी फोर्स लग रही है, तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, मेरे को पता है कि भाई फोर्स और टाइम को इकट्ठा करते हैं तो वो होता है इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला पता है, तो इंपल्स क्या होती थी सर, मान लो फोर्स इनटू क्या होता था, टाइम इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन क्या होता था, मोमेंटम। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब फोर्स और टाइम जब भी इकट्ठे हो तो इसका मतलब कौन सा केस होता है, इंपल्स का क्या होता है, केस होता है। तो इसको छोड़ ही दो, ध्यान से देखो कि भाई फोर्स कितनी लग रही है सर, मान लो ये वाली इसके ऊपर, इसको छोड़ दो, अब ये तो समझ आ गया ना, इसने इसके ऊपर अगर 125 लगाई होगी तो इसने इसके ऊपर भी 125 लगाई होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो ये गन इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, 125 न्यूटन, तो सर गन ने 125 न्यूटन फोर्स लगाई, कितने टाइम में, 1 सेकंड में लगाई, क्योंकि ये सब कुछ किस में हो रहा है, सेकंड में, तो 1 सेकंड में इतनी फोर्स लगाई होगी, तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो सिंपल सी बात है सर, अगर 125 न्यूटन किसने फोर्स लगाई, गन ने लगाई पीछे की तरफ, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी किसका आया होगा, गन का ही आया होगा। फिर गन का मोमेंटम पीछे की तरफ कितना चेंज हुआ, तो सिंपल सी बात है 125 इंटू क्या होगा 1, तो सर फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम किसका, गन ने 125 न्यूटन फोर्स पीछे की तरफ लगाई, तो इसका मतलब गन का मोमेंटम ही आपका क्या यहां से निकलेगा। तो सिंपल सी बात है सर, हेलो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, मतलब गन का पीछे की तरफ मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है, 125 न्यूटन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहां से ये बात हमें क्या पता चल गई। तो इसका मतलब गन का मोमेंटम पता चल गया पीछे की तरफ, इसका मतलब गन पीछे की तरफ कितना मोमेंटम है गन का, मतलब गन का मोमेंटम कितना है, 125 न्यूटन है, सॉरी न्यूटन नहीं होगा, मतलब उसके यूनिट होंगे गन के मोमेंटम के जो भी यूनिट होते हैं ना, मास के यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मान लो पीछे की तरफ क्या होगा, गन का क्या होगा, मोमेंटम। तो इसका मतलब अगर फोर्स वाला कभी भी क्वेश्चन आए वहां से हमेशा क्या निकलेगा, पहले गन का क्या निकलेगा, मोमेंटम निकलेगा। तो सर गन का मोमेंटम निकल गया, गन का पीछे की तरफ मोमेंटम कितना है, इतना है। तो एक मोमेंटम किसकी वजह से आता है, मान लो बुलेट की वजह से, अगर बुलेट आगे की तरफ होगी तभी तो गन का मोमेंटम पीछे की तरफ होगा, तो इसका मतलब बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, आगे की तरफ। तो बुलेट वन गन वाला केस है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। तो गन वाले केस में इनिशियल तो जीरो होता है, स्टार्टिंग में तो जीरो होंगे, फाइनल मोमेंटम किसका, तो फाइनल मोमेंटम किसका लिखना है, यहाँ पे गन का लिखना है प्लस क्या लिखना है, बुलेट का। तो सर गन का फाइनल मोमेंटम तो पता चल ही गया कितना है, 125 न्यूटन, पीछे की तरफ 125 न्यूटन है। आपको पता है कि भाई मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर पीछे की तरफ मोमेंटम दिया है, आगे की तरफ दिया है, तो आगे वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानते हैं, पीछे वाली नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा सर, माइनस पीजी की वैल्यू कितनी होगी, 125, प्लस क्या हो गया, मोमेंटम ऑफ क्या होगा, बुलेट। तो बुलेट सर आगे पढ़ोगे भाई, बुलेट की क्या बात की है, ईच ऑफ मास है ना, ये फायरिंग बुलेट, ईच ऑफ मास 10 ग्राम, स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकंड टू कीप इट इन द पोजीशन, द नंबर ऑफ बुलेट फायर। तो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर एक बुलेट हो तो एक बुलेट की वजह से, मतलब अगर एक बुलेट ये फायर करता, एक बुलेट की वजह से ये मोमेंटम होना था, अगर n बुलेट फायर कर रहा है तो n बुलेट की वजह से एक्चुअल में ये मोमेंटम क्या हुआ होगा, चेंज किया होगा। तो सिंपल सी बात है, ये मोमेंटम, तो इधर क्या आएगा, n इंटू मान लो मोमेंटम ऑफ वे, तो b का मोमेंटम कितना सर, मान लो मास कितना दिया है 10 ग्राम, ग्राम मतलब 10 की पावर -10 इंटू क्या होगा, स्पीड ऑफ बुलेट इंटू क्या हो गया, 250 हो गया। तो ये बात आपको समझ आई होगी। ये आपका अगला क्वेश्चन था, इसे सॉल्व कर लो तो बस बात बन गई। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू क्या होगा, -125 प्लस n। तो इसको मान लो पहले तो सीधा कर लेते हैं ना, सीधा कर लेते हैं, ये माइनस क्या उधर जाके प्लस का होगा। तो सिंपल सी बात है सर, n इंटू कितना हो गया आपका
मान लो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 250 इज इक्वल टू कितना हो गया, 125 हो गया ना, ये इधर गया पॉजिटिव तो ये वैल्यू पहले लिख ली, तो वहां से n निकाल लो, तो n निकालोगे तो क्या बना 125, तो सर इधर ये 0 इसके साथ कटा तो यहाँ पर कितना बच गया 2, तो 10⁻² इंटू कितना आ गया 250 आ गया, यही आया, तो इसको तो सॉल्व कर लो, तो सर मेरे को पता है सॉरी 125 है ना, ये 125 है, ये नीचे आ गया 10⁻², ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 500 हो गया है ना, ये ऊपर जाके 2 जीरो हो जाएंगे, 12/500 बटा कितना हो गया 250, इसको काट लो, तो जिसको काटोगे तो 25 5 125 50, तो इसका मतलब n कितनी आ गई 50, तो इसका मतलब एक्चुअल में जो ये मोमेंटम पीछे की तरफ चेंज हुआ 125 मतलब जितना भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये कितनी बुलेट की वजह से हुआ 50 बुलेट की वजह से, ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर n की वैल्यू क्या है 50, तो ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, जेई 2000 मान लो किसका, जेई 2000 आपका 22 का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी एक मतलब अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें दो ही टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक आता है फोर्स वाला वो भी मैंने आपको समझा दिया, एक आता है आपको सिंपल डायरेक्टली एन वाला जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट क्वेश्चन थे, तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।